हेलो एवरीवन, मैं हूं आप सबका अपना अर्जुन प्रताप सिंह राणा और आज मैं आपका स्वागत करता हूं इस स्वाध्याय वीडियो में जो हम लेकर आ रहे हैं हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा के लिए। पाठ का नाम है मुकदमा हवा और पानी का। जी हाँ, हवा और पानी पर मुकदमा कर दिया है मनुष्यों ने क्योंकि उनको आरोप लगाने की आदत है। और बताया किसने है? गोविंद शर्मा जी ने, रचनाकार गोविंद शर्मा जी। तो स्वाध्याय वीडियो में आपका स्वागत है बच्चों। स्वाध्याय वीडियो से आपको ये फायदा होता है कि आपको प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने इसका पता तो चलता ही है, साथ ही जो टेक्स्ट बुक के पाठ्य पुस्तक पे जो प्रश्न उत्तर दिए हैं, साथ में व्याकरण और जो आपका कंपोजिशन पार्ट है वो भी रचना विभाग से भी आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ स्वाध्याय वीडियो में मिल जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि हवा और पानी के इस मुकदमे में होता क्या है। फिर भी मैं आपको बता दूं बच्चों, हवा और पानी मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। आज ये दोनों प्राकृतिक संसाधन प्रदूषित हो रहे हैं जिसके कारण पूरा पर्यावरण कुप्रभावित हो रहा है। इस प्रदूषण का कारण हम मानव ही हैं। कई स्थानों पर अज्ञानवश और अनेक मुद्दों में लालच के वश होकर मनुष्य इस प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। प्रस्तुत एकांकी में एकांकीकार गोविंद शर्मा जी ने इसी बात पर बल दिया है कि प्रदूषण का कारण हम हैं, तो इसे दूर करने का प्रयास भी हमें ही करना होगा, न कि हवा और पानी पर मुकदमा करके इसका निपटारा किया जा सकता है। इसीलिए समझदार बनिए और प्रश्नों को हल कीजिए। बच्चों, इस पाठ के हवा और पानी का मुकदमा का वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था। मैं इसका लिंक भी यहाँ पर इस वीडियो के साथ दे रहा हूँ। अगर आपको एक बार फिर पाठ सुनना है, देखना है, समझना है तो लिंक पर जाइए, पहले पाठ को अच्छे से समझिए और फिर स्वाध्याय करने आइए। इसी में आपकी और हम सबकी भलाई है, तभी तो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए। पहला प्रश्न है, पानी की मनमानी। मनुष्य ने आरोप लगाया था ना कि पानी की मनमानी है, पानी ये मनमानी करता है। क्या पानी मनमानी करता है? दो आंसर इसके हमको चाहिए, दो उत्तर चाहिए। पहला तो है कि कहीं भी बरसता है और दूसरा है कहीं नहीं बरसता है, मतलब मनमर्जी चलती है, ऐसे आरोप लगाया गया था और इसकी सफाई पानी ने दी थी। फिर दूसरा है पानी यहाँ बरसता है। दो जगह बताई गई कि कहाँ बरसता है। एक तो यहाँ बरसता है जहाँ पेड़ हों और दूसरा जहाँ वन हो, यानी जंगल हो, जंगल में भी पेड़ होते हैं। तो ये पानी की शिकायतें हैं। इन शिकायतों का तर्क बतर्क पानी ने जवाब दिया है बच्चों, उसके लिए आपको वीडियो देखना होगा। दूसरा प्रश्न है, उचित विकल्प चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। मतलब एक वाक्य दिया है, उसको पूरा करने के लिए 3 विकल्प दिए जा रहे हैं। हवा बदबूदार होने का कारण है कि, क्या कारण है? वो बहती नहीं है। हवा में कारखानों की गंदगी और गैसें होती हैं, या हवा दूर दूर से आती हैं। तो बच्चों, जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखना होता है। उत्तर आप ऐसे लिखेंगे, हवा बदबूदार होने का कारण है कि हवा में कारखानों की गंदगी और गैसें होती है। सामने पैराग्राफ दिया है, आपको सिर्फ देखकर अच्छी तरीके से बिना मात्राओं की गलतियां किए उत्तर लिखना है और 1 नंबर ले जाना है। दूसरा है, हवा पर आरोप लगाया था कि, क्या आरोप लगाया था? 3 विकल्प दिए हैं। हवा में शुद्धता नहीं होती, हवा में नमी नहीं होती, हवा में खुशबू नहीं होती। तो बच्चों, हमने देखा था कि आरोप भी लगाया था कि हवा में खुशबू नहीं होती है। इसके बचाव में हवा ने कहा था कि मुझ में अपने आप में कोई खुशबू बदबू नहीं होती है, ये तो जो साथ में आती है मैं उनको बाहर ले जाता हूँ। कारण लिखिए। पानी अशुद्ध होने के कारण, क्या कारण है? उस पैराग्राफ में पाठ में बात बताई गई है। 4 कारण हैं, यहाँ पे चारों कारण में लिखे हैं। 4 कारण पूछे गए हैं। अगर 5 या 6 भी पूछे गए होते या 3 या 2 पूछे गए होते, ज़्यादा पूछे गए हैं तो पैराग्राफ में दिया होगा, लिखिए। ज़्यादा दिए हैं, 4 ही पूछे तो 4 ही लिखिए। क्या कारण है पानी अशुद्ध होने के? आपको तो पता ही होगा। पहले, लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते, ठीक है। दूसरा, पशुओं को जोहड़ में तैरने छोड़ने जाते हैं। जोहड़ यानी छोटा सा तालाब जो होता है, प्राकृतिक तालाब। तीसरा है, गांव की गंदगी तालाब में छोड़ जाते हैं, है ना, आसान है। और चौथा, कारखानों की गंदगी नदी के पानी में डाल देते हैं। ये शहर वाले लोग करते हैं ऐसे। तो कहीं ना कहीं पानी को अशुद्ध होने में इन कारणों का हाथ है, पानी के अशुद्ध होने में। फिर प्रश्न है, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। कितना आसान है बच्चों। जोहड़ उत्तर दिया है, आपको प्रश्न बनाना है। तो जोहड़ वर्ड कहाँ पर आया था? उस पैराग्राफ में, उस गद्य खंड में कहाँ आया था? जिसे वो पानी जो है आरोप लगाती है ना कि लोग अपने पशुओं को तैरने के लिए जोहड़ में छोड़ देते हैं, तो उत्तर जोहड़ है ना। तो प्रश्न ऐसे बनेगा कि लोग अपने पशुओं को तैरने के लिए कहाँ छोड़ देते हैं। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है बच्चों। अगर आपने ये नहीं लगाया तो आपके अंक कटेंगे।
मतलब ये प्रश्न ही नहीं होगा ना, फिर तो 0 मार्क्स। दूसरा है साफ सुथरे, तो हवा क्या करती है, साफ सुथरे घर को भी कूड़े कचरे से भर देती है, तो साफ सुथरे ना, ये उत्तर है। प्रश्न बनाना है कि हवा कैसे घरों को रेत और कूड़े से भर देती है, तो उत्तर होगा साफ सुथरे। ठीक है बच्चों, ऐसे प्रश्न आते हैं, आसानी से हल करना है। अब बढ़ते हैं भाषा बिंदु की तरफ। भाषा बिंदु यानी व्याकरण का एक पार्ट, भाषा बिंदु आपकी भाषा को समझने का एक तरीका। तो यहाँ पे है वृत्त में दिए गए यानी कोष्ठक में दिए गए शब्दों के लिंग तथा वचन के अनुसार वर्गीकरण करो। तो एक बार लिंग, इन्हीं शब्दों का लिंग बताना है और एक बार इन्हीं शब्दों के वचन बताना है। तो पहले हम यहाँ लिंग की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता ही है लिंग 2 हैं, एक स्त्रीलिंग पुल्लिंग। हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं बच्चों। कुछ लोग नपुंसक लिंग ऐसे भी करते हैं, लेकिन वो मराठी में होता है, हिंदी में नहीं। अब हमको यहाँ पे शब्द दिए हैं पंखा, नदी, फसल, कूड़ा, सड़क, गांव, वृक्ष, ऐसे ये शब्द दिए, तो इनको एक एक करके हम बताएंगे। पंखा, पंखा चलता है, पंखा गिर गया है, पंखा चलाओ, तो ये पुल्लिंग हो गया ना बच्चों, बात से पता चलता है। नदी बहती है, नदी का काम है बहना, नदी अपने साथ सभी लोगों को बहा ले जाती है, तो ये है स्त्रीलिंग। फसल, फसल के बारे में आप क्या कहेंगे, फसल खड़ी है, खेतों में फसल खड़ी है, तो ये होगा स्त्रीलिंग। कूड़ा, कूड़ा बहुत गंदा है, कूड़े में बहुत गंदगी है, कूड़ा बहुत गंदा है, तो ये होगा पुल्लिंग। सड़क, सड़क अपने आप कहीं नहीं जाती, लोगों को ले जाती है, तो स्त्रीलिंग। नाली, मतलब इस तरह से आप वाक्य बनाएंगे ना, तो कई बार आपको पता चल जाता है कि पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। गांव, मेरा गांव अच्छा है, मेरा गांव अच्छी है नहीं बोलता हूँ मैं, अच्छा है, तो पुल्लिंग। नाली, नाली से गंदगी बहती है, नाली गंदी है, तो नाली। और वृक्ष बहुत बड़ा है, तो ये हो गया आपका पुल्लिंग। है ना बच्चों, आसान है। इससे शब्द दिए हो जाते हैं, आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग खाने में भरना है और अंक ले जाना है। अब हमको इन्हीं शब्दों को वचन में परिवर्तित करना है। आपको भी पता है एक वचन और बहुवचन, बहुवचन को हम अनेक वचन भी कहते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान होता है बच्चों। शिकायतें, गवाह, बीमारी, सदियाँ, कारखाने, आँख, आदत, मुकदमा, देख कर ही पता चल जाता है कि किस तरीके से कौन सा एक वचन है, कौन सा बहुवचन। अब देखिए शिकायतें, बहुत सारी शिकायतों की बात हो रही है ना, तो बहुवचन में आएगा। गवाह, गवाह, गवाहों का नहीं, गवाह की बात की जा रही, तो एक वचन। बीमारी और बीमारियां, अब बताइए बीमारी क्या है, एक वचन का है, सही कहा आपने। सदियां और सदी, एक सदी, एक कई सदियां, तो सदियां यानी बहुवचन। कारखाने, कारखाने, बहुत सारे कारखाने, तो बहुवचन। कारखाना एक वचन होता, कारखाने हैं इसलिए। आँख, बात से पता चलता है, एक वचन, आंखें तो बहुवचन। आदत एक वचन, और मुकदमा भी एक वचन में आएगा, तुम पर मुकदमा किया गया है, ऐसे। कितना आसान था बच्चों, कितना आसान होता है लिखना। अब हिंदी बड़ा आसान है, आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। शब्द युग्म बनाइए, पाठ्य पुस्तक में दिया है बच्चों, मतलब एक शब्द दिया है कूड़ा, उसके साथ हमको युग्म लगाना है यानी जोड़ लगाना है कि हम जनरली इन शब्दों के साथ, तो आप जब आप कूड़ा कहते हो तो क्या कहते हो साथ में, कूड़ा करकट, ऐसे कहते हो ना, तो बस ऐसे ही बनाना है अपने आप से। कूड़ा दिया है, करकट लगा दो, तो कूड़ा करकट। उसी तरह से दिया है इधर, इधर के साथ क्या, उधर, यस सही कहा आपने। गांव, गांव के साथ क्या होता है अक्सर, नगर, गांव नगर। उसके बाद द्वार, द्वार के साथ घर होता है, घर द्वार, सुना है ना आपने, तो घर द्वार, द्वार घर। हवा के साथ क्या आएगा, पानी, यस सप्तयुग में हवा के साथ पानी आता है। सीधा, मैं तो सीधा साधा हूँ, तो साधा। आप भी हो क्या, मैं भी हूँ, लेकिन उल्टे के साथ उल्टा भी रहना पड़ता है, वैसे हम सीधे साधे रहे तो ज़्यादा अच्छा है। साफ के साथ क्या लगाते हो, सुथरा। और झाड़ के साथ, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, झंखाड़, झाड़ झंखाड़ को साफ करो, हटाओ, ऐसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों में से तद्धित तथा कृदंत शब्द बनाइए। अब बच्चों मैं आपको तद्धित और कृदंत, ये असल में क्या है, तद्धित और कृदंत, ये प्रत्यय के रूप हैं। प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है तद्धित और एक होता है कृदंत। हम यहाँ पे तद्धित बनाएंगे पहले और फिर अगले पेज में कृदंत बनाएंगे। तद्धित क्या होता है, मैं पहले आप लोगों को ये बता दूं बच्चों। तद्धित का अर्थ होता है ऐसे शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये जो शब्द है, इसके अंत में जो प्रत्यय लगता है उसको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। समझे आप। अब देखिए यहाँ पे देखिए, लाचार है, दौड़ना, लिखना, लाचार, दौड़ना, लिखना, सज्जन, झांकना, परेशान। जिसपे भी ना आता है ना बच्चों, ना, वो अक्सर क्रिया होता है। देखिए दौड़ना, लिखना, झांकना, ना, न नहीं, ना, तो ये जो है ये क्रिया है। क्रिया से कृदंत बनता है, याद रखिए,
क्रियाओं से कृदंत बनता है, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण से तद्धित बनता है। तो यहाँ पे बचा क्या, लाचार बचा, सज्जन बचा, परेशान, तो ये तद्धित में आएगा। तो अभी लाचार के लिए क्या वर्ड आप बना सकते हो अपने हिसाब से, मतलब ऐसा शब्द बनाओ कि नया शब्द, हाँ लाचारी, करेक्ट। आपको वो लगाना है सफिक्स, है ना, प्रत्यय तो सफिक्स। उसके बाद सज्जन में आप क्या लगाते हो, सज्जन के साथ सज्जनता, और फिर झांकना तो नहीं होगा, परेशान होगा, तो परेशान के साथ परेशानी, सिंपल। अब कृदंत वही शब्द हैं, लाचार, दौड़ना, लिखना, सज्जन, झांकना, परेशान, तो क्रिया से कृदंत बनते हैं। तो यहाँ पे क्रिया कौन से हैं, दौड़ना, लिखना, झांकना, ये क्रिया है। तो जैसे मैंने कहा क्रिया का कृदंत बनता है, तो पहला है दौड़ना, नहीं पहला झांकना लिखा है मैंने, तो झांकना का क्या होगा, झांकी, यहाँ पे झांकी लगी हुई है। उसी तरह से अगला शब्द मैं खुद देखूँ मैंने क्या दिया है यहाँ पर, दौड़ना, तैरने वाले को क्या कहते हैं, तैराक, दौड़ना, दौड़ाक, ऐसे नया शब्द बनाया है, आक लगा के दौड़ाक। उसके बाद जो है यहाँ पे लिखना, तो लिखना को आप क्या बना सकते हो, लिखावट, लिखाई, दोनों। समझ में आया बच्चों, ओके। अब अभिव्यक्ति की तरफ बढ़ते हैं, यानी स्वमत 2 नंबर के लिए आता है, बड़ा आसान होता है। आप अपने विचारों को लिखिए। बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के उपाय। तो बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के उपाय पर मेरे विचार ये हैं कि आज का युग जो है प्रदूषण की समस्या से घिरता जा रहा है, और इस समस्या को खत्म करना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सकारात्मक सोच रख के निस्वार्थ होकर आगे आना होगा। सबसे पहले प्रदूषण को रोकने के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई बंद करवाकर अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। त्योहारों के अवसर पर वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगानी होगी। पेट्रोल, डीजल, बिजली के अलावा हमें ऊर्जा के अन्य स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा के उपयोग पर बल देना होगा, है ना। घर, फैक्ट्री तथा वाहन के धुएं को नियंत्रण में रखना होगा। नदी, तालाब, कुओं आदि में गंदगी न करके उनकी स्वच्छता में अपना पूर्ण सहयोग देना होगा। कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी को सीधे नदी नाले में न डालकर उनकी सफाई करके ही उन्हें नाले में बहाना होगा। रासायनिक की जगह जैविक, प्लास्टिक की जगह कागज आदि का इस्तेमाल करके तथा लोगों एवं बच्चों को पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देकर इस बढ़ते प्रदूषण को रोका जा सकता है। ये मेरे उपाय हैं, आपके और भी हो सकते हैं, उसको डालिए, नहीं तो जो मैंने बोला उसको लिखिए। मन से लिख सकते हैं बच्चों, इतना आसान है, आप तो बचपन से सीख रहे हैं इस बात को। अब आता है उपयोजित लेखन यानी रचना विभाग, जहाँ पे आपको अलग अलग पत्र, कहानी, निबंध, गद्य खंड दिए जाते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, अपने ग्राम, नगर, महानगर के संबंधित अधिकारी को बच्चों के खेलने के लिए बगीचा बनवाने हेतु पत्र लिखिए। पत्र, तो पत्र देखकर, प्रश्न देखकर समझ में आता है कि पत्र औपचारिक है, ठीक है। पत्र निम्नलिखित प्रारूप में हो। किस प्रारूप में हो बच्चों, इस प्रारूप को बताया है मैंने इस लिंक पर। ये देखिए, ये YouTube का लिंक है, मैंने औपचारिक पत्र लेखन पर पूरा एक वीडियो डाला है, उसे आप देखिए। इस लिंक को टाइप कीजिए https youtube.pb यानी youtube.b और $1 फिर उसके बाद लॉल XOM ये टाइप कीजिए बच्चों, आप YouTube के उस लिंक पर पहुंच जाएंगे, जिससे आपको पत्र लिखने में आसानी होगी। उस वीडियो को देखिए, इस पत्र को लिखिए और मुझे भेजिए। मैं देखना चाहता हूं कि आप पत्र लिखना समझ गए हैं या नहीं। प्रारूप वहीं पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर इस पर आधारित ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। बच्चों आपको याद है कक्षा 4वीं, 5वीं, 6वीं में पहले आपके सामने एक पैराग्राफ आता था, फिर हम प्रश्न पूछते थे, आप पैराग्राफ से ढूंढ के आसानी से एक एक नंबर का लिख देते थे। अब क्या है, परिवर्तन हो गया है। अब जो है हमने यानी शिक्षा विभाग ने आपको अधिकार दिया है कि आप प्रश्न पूछो, जवाब हम देंगे। हाँ, तो यहाँ पे देखो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में इसको पढ़ो, इसे समझो। समझने के बाद आपको करना क्या है, इन ऐसे प्रश्न बनाना है इस पैराग्राफ के आधार पर जिसमें उसके उत्तर इस पैराग्राफ में मिल जाए। बड़ा आसान है बच्चों। पहले मैं पढ़ता हूँ। कोई काम छोटा नहीं, कोई काम गंदा नहीं, कोई भी काम नीचा नहीं, कोई काम असंभव भी नहीं कि व्यक्ति ठान ले और ईश्वर उसकी मदद ना करे। ऐसा कोई व्यक्ति ठान ले और ईश्वर उसकी मदद ना करे। अभी इस लाइन से मुझे एक प्रश्न बनाना हो तो मैं एक प्रश्न कैसे बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा ईश्वर किसकी मदद करता है, और उसका उत्तर क्या होगा, जो व्यक्ति ठान ले ईश्वर उसकी मदद करता है ना। ऐसे प्रश्न बनाना है पैराग्राफ से। आगे, शर्त यही है कि वह काम का हो, किसी भी काम के लिए असंभव, गंदा
या नीचा शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। ऐसी वाणी बोलने वाली मदर टेरेसा। तो मैं प्रश्न यहाँ बना सकता हूँ ना कि मदर टेरेसा के शब्दकोश में कौन से शब्द नहीं है? तो उत्तर क्या होगा? असंभव, गंदा या नीचा शब्द उनके शब्दकोश में नहीं है। कितना आसान। तो ऐसे 2 प्रश्न बना लिए मैंने, 4 ही बनाना है। आप 4 मत बनाना, आप 5, 6, 7 बनाना, अतिरिक्त बना लो। कोई प्रश्न गलत भी हुआ तो बाकी 4 पे आपको अंक मिल जाएंगे बोर्ड परीक्षा में। लेकिन अभ्यास ऐसा हो कि आपके सभी प्रश्न सही होने चाहिए। आगे देखिए, ऐसी वाणी बोलने वाली मदर टेरेसा को कोढ़ियों की सेवा करते देख एक बार अमेरिकी महिला ने कहा, मैं यह कभी नहीं करती। सिंपल। तो मैं प्रश्न बना लूं कि अमेरिकन महिला ने मदर टेरेसा से क्या कहा? कितना आसान है बच्चों, देखिए। तो यही कि मैं यह कभी नहीं करती। 3 प्रश्न डाले मैंने। मदर टेरेसा के उपरोक्त संक्षिप्त उत्तर से वह महिला शर्म से सिकुड़ गई। मैं फिर से प्रश्न बना सकता हूं कि मदर टेरेसा के जवाब से अमेरिकी महिला की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो शर्म से सिकुड़ गई। सचमुच ऐसे कार्य का मूल्य क्या धन से आंका जा सकता है या पैसे देकर किसी की लगन खरीदी जा सकती है? तो मैं प्रश्न बना सकता हूं कि पैसे देकर क्या नहीं खरीदा जा सकता? किसी की लगन। यह काम तो वही कर सकता है जो ईश्वरीय आदेश समझकर अपनी लगन इस ओर लगाए हो, जो गरीबों, वंचितों, जरूरतमंदों में ईश्वरीय उपासना का मार्ग देखता हो और दुखी मानवता में उनके दर्शन करता हो। ईसा, गांधी, टेरेसा जैसे पर दुख कातर यानी दूसरों के दुख से दुखी होने वाले निर्मल हृदय वाले लोग ही कोढ़ियों और मरणासन बीमारों की सेवा कर सकते हैं और निर्मल हृदय जैसी संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ ना कि निर्मल हृदय जैसी संस्थाओं की स्थापना कौन कर सकता है? बस देखो, मैंने ऐसे 5 प्रश्न बना लिए, 6 प्रश्न बना लिए। आप समझे बच्चों? ऐसे प्रश्न बनाओ जिसके उत्तर एक वाक्य में दर्ज हो, यानी प्रश्न आपको बनाना है। तो मैंने यहाँ पे प्रश्न बनाया है, ईश्वर किसकी मदद करता है? मदर टेरेसा के शब्दकोश में कौन से शब्द नहीं हैं? अमेरिकी महिला ने मदर टेरेसा से क्या कहा? पैसे देकर क्या नहीं खरीदा जा सकता? निर्मय हृदय जैसी संस्थाओं की स्थापना कौन कर सकता है? मदर टेरेसा के उत्तर का महिला पर क्या प्रभाव पड़ा? 4 बनाने बोले थे, मैंने 6 बनाए। आप भी ऐसे ही 6 बनाया करो। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली बात है, आपको ऐसे प्रश्न नहीं बनाने। कैसे? जैसे इस गद्य खंड से क्या सीख मिलती है, या इस गद्य खंड का उचित शीर्षक दीजिए। ऐसे प्रश्न गलत हैं बच्चों, इनके अंक आपको नहीं मिलेंगे। आप ऐसे प्रश्न बनाइए जिसके उत्तर पैराग्राफ में हो, बस ये आपको ध्यान रखना है। हम लोग पूछा करते थे ना, शीर्षक दीजिए, सीख बताइए, वो आपके आकलन को जानने के लिए हम पूछते थे। लेकिन यहाँ पे आपको प्रश्न ऐसे बनाने हैं जिसके उत्तर गद्य खंड में हो, पैराग्राफ में हो। इसलिए ऐसे प्रश्न मत बनाओ कि उचित शीर्षक दीजिए या इससे आपको क्या सीख मिलती है। समझे बच्चों? तो फिर हमारा ये स्वाध्याय वीडियो यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आसान, इजी लगा होगा। कहीं भी आपको कठिनाई आई, कोई परेशानी आई, कोई शंका आई, कोई आशंका आई, तो मुझे आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में अगली नई वीडियो के साथ। तब तक ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और मेहनत करते रहिए। बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ रही है। धन्यवाद।